नमस्कार। हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा से मैं रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय अध्याय जायसीकृत पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड के पद संख्या 14, 15 और 16 को। देखिएगा पद संख्या 14। पुनि सिंगार हाट भल देशा, किए सिंगार बैठी तह बेसा। मुख तमोल तन चीर कुसुम्बी, कानेन कनक जड़ऊ खुम्बी। हाथ बीन सुनी मिरिग भुलाही, नर मोही सुनी पेग न जाही। बोह धनुष तिन्ह नैन अहेरी, मारही बान सान सो फेरी। अलक कपोल डोल हंसी देही, लाई कटाछ मारी जिहु लेही। कुछ कंचुक जानो जुग सारी, अंचल देही सुभाव ही ढारी। केत खिलार हारी तेहि पासा, हाथ झारी उठी चल ही निराशा। चेटक लाई हरही मन, जब लही होए गथ फेंट। साठ नाठी उठी भय बटाऊ, ना पहचान ना भेंट। इस पद के अंतर्गत जो कि जायसीकृत पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से हैं, पद संख्या 14, और इसमें सिंहल द्वीप के वेश्या बाजार का वर्णन किया गया है कि जहाँ सौंदर्य बाजार जिसको हम कहते हैं, श्रृंगार बाजार जिसको कहते हैं, जहाँ स्त्रियाँ, जहाँ वेश्याएँ श्रृंगार करके बैठी रहती और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती। देखिएगा, पुनि सिंगार हाट भल देशा। फिर हम सिंगार हाट यानी श्रृंगार बाजार का दर्शन करते हैं, देखते हैं। भल देशा, वह भला दिखाई दे रहा, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है उस सिंहल द्वीप में। कि ये सिंगार बैठी तहाँ बेसा, श्रृंगार करके, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके, अपने आप को आकर्षित बना करके वहाँ वेश्याएं बैठी हुई हैं। और मुख तमोल तन चीर कुसुम्बी, उनके मुख में पान है, वो पान खा रही हैं। तन चीर कुसुम्बी, शरीर के ऊपर कुसुम्बी अर्थात रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है। कानन कनक जड़ाऊ खुम्बी, उनके कानों में सोने के खड़ाऊ जड़ाऊ, सोने के खुम्बी जड़े हुए हैं, पहने हुए हैं, बड़े लटकते हुए शोभा दे रहे हैं। इस तरह से जो है सजी धजी वो वेश्याएं वहाँ पर बैठी हुई है। हाथ बिन सुनी मिरग बुलाही, उनके हाथों में वीणा है और उस वीणा को जब बजाती हैं तो उसकी मधुर मधुर धुन सुन करके सुनी मिरग भुलाही, मृग भी जो है अपना रास्ता भटक करके उस ध्वनि के से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। नरमोही, और मनुष्य पुरुष भी अगर इसको सुनता है तो वह मोहित हो चलता है उस धुन की, उस तान में। और पेग न जाए, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है, बस उसकी तान को सुन करके मोहित होकर के उसे सुनता रहता है, उसकी ओर खींचा चला जाता है। इतनी मधुर तान में वह उस वीणा को बजाती हैं। भौं धनुष, उनकी भौहें धनुषा आकार में हैं या धनुष ही है। तिन्ह नैन अहेरी, और उनकी आँखें शिकारी है। मार ही बाण सान सो फेरी, और जिसको भी वो देखती है मानो वह बाण मार रही है। और कैसा बाण, कैसा तीर, सान सो फेरी अर्थात जो पत्थर जो होता है जिसके ऊपर उसको घिस करके और उसको तेज धार बनाई जाती है, उस सान पे फेरा हुआ बाण मानव मारते हैं। और जिस तरह से जिसको शिकार किया जाता है उसकी जो दशा होती है वो दशा उस पुरुष की होती है जो पुरुष को ये देखती है अपनी नज़रों से, चाहत भरी नज़रों से उसको देखने लग जाती है। अलक कपोल डोल, उसके गालों के ऊपर उसके सिर के बाल मंडरा रहे हैं, डोल रहे हैं। हंसी देही, और वह देखते ही मुस्कुराने लग जाती है, देखते ही हंसने लग जाती हैं। लाई कटाक्ष मारी जेहु लेही, और जब वह कटाक्ष मारती है अर्थात तिरछी नज़र से जब देखती है और मुस्कुराती है तो उसको देखने वाला व्यक्ति मानो उसका शिकार बन जाता है।
और ऐसा लगता है कि मारी जी हूँ लेही, यानी जिस किसी को वो देख लेती हैं कटाक्ष से या तिरछी नज़र से जब देखती हैं और मुस्करा देती हैं तो वो व्यक्ति तो मानो उसका शिकार बन गया, मर गया, वो फिर बच नहीं सकता है। कूच कंचुक जानो जुग सारे, उनके कूच यानी उनके स्तन, उनके उरोज, कंचुक यानी ब्रा के अंदर, उसके ब्लाउज के अंदर जिसको हम कह सकते हैं, या अंगिया के अंदर, वह दोनों इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जानो जुग सारी, ऐसा लगता है कि दो गोटे हों, दो गोटे वहाँ पर उसमें कंचुक के अंदर दबे हुए हैं। और किसके गोटे? ऐसा लगता है कि मानो पासे की गोटियाँ हों। अंचल देही सुबह भी ढारी, और जब जब भी वो अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती है, स्वाभाविक रूप से आंचल उनके शरीर से या उन दोनों उरोस से हट जाता है। केत खिलाड़ हारी ते ही पासा, कितने ही खिलाड़ी मानो उन नारियों के सामने उस खेल में हारे हैं, कोई भी उनसे जीत नहीं पाया है, कोई भी बाजी नहीं मार पाया है। हाथ झारी उठी चल ही निराशा, जैसे पासे के खेल में कोई जब हार जाता है, सब कुछ अपना गवा देता है, तो हाथ झटकते हुए उठ करके निकल चलता है। ऐसे लोग उनके पास आते हैं और हार करके वापस चले जाते हैं। चेटक लाई हरही मन, वह जादुई स्वभाव से, जादुई दृष्टि से हमारे मन को मोहने लग जाती है, मन को मोह लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है। जब लही होए गत फेंट, और ऐसा वो तब तक ही करती है जब तक कि उस व्यक्ति के पास उनकी जेब में, उनकी गांठ में कुछ पूंजी होती है। उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए वो इस तरह का स्वभाव बनाती है। साठ नाठी उठी भय बटाओ, और जैसे ही साठ यानी जो पूंजी है, जो धन उनके पास था, वह जैसे उनके हाथ में लग जाता है, इसके बाद में वो उठी भय बटे उठ करके चल देते हैं। वो बटाऊ, वो राहगीर, जैसे ना पहचान ना भेंट, जिसे बिना पहचान के किसी से मिलना हुआ था और इसके बाद में ना कभी भेंट हुई थी, इस तरह से बिना पीछे मुड़े देखे वो निकल पड़ते हैं। और इस तरह से यहाँ की वेश्याएं जो है अपने लुभावने स्वभाव से सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जो नर उनके आकर्षण में, उनके माया जाल में फंस जाता है, वो सब कुछ खो करके मानो चला जाता है, जैसे पासे में सब कुछ हार गया हो। और इस तरह से उन वेश्याओं से कोई भी नहीं जीत पाया है। ये उस समय का वर्णन है, जायसी के समय का, लेकिन फिर भी यह इंगित करता है कि वहाँ उस जमाने में भी वेश्या बाजार रहे थे। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और वेश्याओं के जो स्वाभाविकता, उनकी आकर्षण शैली का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। इस तरह से यह हमारा 14वां पद पूर्ण होता है। लई के फूल बैठी फुलहारी, पान अपूरब धरे संवारी, सौंधा सबे बैठ ले गांधी, फूल कपूर खिरोरी बांधी। कतहु पंडित पढ़ी पुरानु, धर्म पथ कर करही बखानु, कतहु कथा कहे किछु कोई, कतहु नाच कूद भल होई, कतहु चीरहंटा पंखी लावा, कतहु पखंडी काठ नचावा, कतहु नाद सबद होई भला, कतहु नाटक चेटक कला, कतहु काहू ठग विद्या लाई, कतहु लेही मानुष बोराई, चरपट चोर गाठी छोरा, मिले रही उही नाच, जो उही हाटे सजग भाग, गथ ताकर पे बाँच। यह जो पद है वो उस सिंहलदीप नगर के उसी बाजार का वर्णन है जहाँ पर विविध प्रकार के व्यापार हो रहे हैं, विविध प्रकार का लेन देन हो रहा है, विविध तरह के वहाँ लोग दिख जाएंगे। देखिएगा उनका वर्णन यहाँ देखेंगे तो लई के फूल बैठी हो फुलहारी। फिर हम देखते हैं उस सिंहल द्वीप में तो वहाँ मालिन यानी फुलहारी फूल लेकर के बैठी हैं, फूलों का व्यापार हो रहा है। पान अपूरब धरे सवारी, और वहाँ पर पान भरपूर मात्रा में सजे हुए संवारे हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं। सौंध सबे बैठ ले गांधी, और सभी
वहाँ सुगंधी लेकर के, गांधी का मतलब है गंध द्रव्य, इत्र आदि जो जितने भी सुगंधित पदार्थ है, इत्र पदार्थ हैं, उनको लेकर के वहाँ उसका व्यापारी बैठे हुए हैं। फूल कपूर खिरोरी बांधी, यहाँ पर फूल और कपूर, खिरोरी बांधी, ये कत्था आदि बंधे हुए हैं, वहाँ पर बिक रहे हैं। कतहूँ पंडित पढ़ी पुराण, कहीं पर हम देखते हैं तो पंडित लोग पुराण का पाठ कर रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं। धर्म पंथ कर ही बखान, और अपने अपने धर्म और अपने अपने पंथ का सभी वहाँ बखान कर रहे हैं। सभी अपने अपने ढंग से अपने अपने धर्म ग्रंथ और धर्म पंथ का वर्णन कर रहे हैं। कहीं देखें तो कतहूँ कथा कहे किछु कोई, कहीं पर हम देखते हैं तो कोई पता नहीं किस किस की कथाएं कह रहे हैं, सुना रहे हैं। कतहूँ नाच कूद भलोई, कहीं हम देखते हैं तो नाचना कूदना गाना ये सब कुछ हो रहा है। कतहूँ चीरहंटा पंखिलावा, कहीं पर चीरहंटा जो पक्षियों को बहेलिया जिसको हम कहें, पक्षियों को ला करके बेच रहा है, पक्षी ला करके व्यापार कर रहा है। कतहूँ पखंडी काठ नचावा, कहीं पाखंडी जो है कठपुतली का नाच नचा रहे हैं, कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं। कतहूँ नाद शब्द हुई भला, कहीं पर हम देखते हैं तो बड़े सुंदर और मधुर शब्द या अर्थात ध्वनि सुनाई दे रही हैं। कतहूँ नाटक चेटक कला, कहीं पर हम देखते हैं तो कोई नाटक मंचन हो रहा है, तो कहीं चेटक कला, कहीं जादूगिरी दिखाई दे रही है। इस तरह की कलाकारियाँ यहाँ पर उस बाजार में देखने को मिलती हैं। कतहूँ कहूँ ठग विद्यालय, तो कहीं जो लोग ठग विद्या के द्वारा लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, और लोग उनके आकर्षण और उनके जाल में लालच में आकर के ठगे जा रहे हैं। कतहूँ ले ही मानुष बुराई, कहीं कहीं मनुष्य बड़े आनंदित और मदोन्मत्त होकर के बोराई यानी मदोन्मत्त हो रहे, आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उस हाट का, उस बाजार का, उस सिंहलदीप का। कहीं अगर देखें तो चरपट चोर गांठी चोरा, फटाफट चोरी करने वाले, गांठ की चोरी अर्थात जेब कतरे जिनको आज की भाषा में कहें, तो वो वहाँ पर फटाफट जेबों को काट करके दूसरों की पूंजी की चोरी कर रहे हैं। मिले रही ही यूं ही नाच, और जो नाचने गाने बजाने वाले हैं उन्हीं के बीच में ऐसे मिले रहते हैं उस भीड़ तंत्र में कि पता ही नहीं चलता है कि कौन चोर है और कौन वास्तव में चोर नहीं है। जो वही हाट सजग बा, जो इस हाट में सजग रहता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है, गथ ताकर पे बाँच, वही अपनी पूंजी को बचा सकता है। वरना उस हाट में जाने के बाद व्यक्ति लूटा ही जाता है, उस हाट में जाने के बाद व्यक्ति कुछ भी नहीं बचा पाता है, उस हाट में व्यक्ति सब कुछ गंवा करके ही लौटता है। ये यहाँ कवि का कहना है कि इस हाट में जाने से व्यक्ति को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, तभी वह अपने पूंजी को, कमाई हुई पूंजी को बचा सकता है। इसमें दूसरा अर्थ पूरे पद में समासोक्ति की दृष्टि से देखें तो यही है कि यह सिंहलदीप नहीं बल्कि संसार रूपी द्वीप में आकर के व्यक्ति बड़ा सतर्क रहेगा, तभी अपने कर्मों की पूंजी को बचा सकता है। वरना यहाँ विविध लोभ लालच काम क्रोध मोह माया में इस तरह से फंस जाता है कि मरते वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है और पछताने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है उसके सामने। तो यहाँ दूसरा अर्थ अगर देखा जाए जायसी के अनुसार तो ये दूसरा ये अर्थ निकलता है कि संसार में बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, जीवन जीने के लिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर अर्थ प्रस्तुत किया है। अब हम चलते हैं पद संख्या 16 की ओर। पुनि आए सिंहलगढ़ पासा, का बरनो जनु लाग आकाशा, तरही करिन्हा बासुकी के पीठी, ऊपर इंद्र लोक पर दीठी, पराखो चहु दिसियस बांका, कापे जांग जाई नहीं झांका, अगम असूज देखी डर खाई, परे सो सपत पातार ही जाई, नव पोरी बाकी नवखंडा, नवो जो चढ़े जाई बरमंडा, कंचन कोटि जरे नग सीसा, नखत ही भरी बिजू जनु दिशा, लंका चाही ऊंच गढ़ ताका, निरखी न जाए दीठी तन थाका, हिय न समाये दीठी नहीं,
जानहू ठाड सुमेर, कहाँ लगी कहाँ ऊंचाई, कहाँ लगी बरनों फेर। बहुत सुंदर वर्णन है उस सिंहल द्वीप के किले का, उस गढ़ का, कि वह इंद्र के स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पुनी आए सिंहलगढ़ पासा, फिर हम आते सिंहलगढ़ के पास में, उस किले के पास में आते हैं, उसको देखते हैं। तो कवि कहता है कि काँ बरनू जनु लाग आकाशा, में इसका क्या वर्णन करूं, यह तो लाग आकाशा, आकाश से लगा हुआ है। इतना ऊंचा यह गढ़ है, इतना ऊंचा ये किला है। तरही करिन्ह बासुकी के पीठी, और तरही, तरही का मतलब है नीचे, तला उसका। करिन्ह बासुकी के पीठी, कच्छप कछुए की पीठ पे, और वासुकी यानी एक नागों की एक जाति जिसको वासुकी कहा जाता है, उनकी पीठ के ऊपर टिका हो। इतना गहरी उसकी नींव प्रतीत होती है। ऊपर इंद्रलोक पर बैठी, और ऊपर हम देखते हैं उसकी ऊंचाई को, तो ऐसा लगता है कि हमारी दृष्टि इंद्रलोक पर चली जाती है, अर्थात वहाँ से साक्षात स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं। इतना ऊंचा यह गढ़ है। पराख हो चहु दिसियस बाका, और उस गढ़ के चारों ओर पड़ी हुई है, बनाई हुई है खोह, मतलब खाइयाँ, चहु दिशी, चारों दिशाओं में, चारों तरफ, अस बांका, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खाइयाँ बनी हुई हैं। उन खाइयों को हम देखने जाते हैं तो कांपे जांघ, हमारी जांघ, हमारे पैर कांपने लग जाते हैं। हम उसमें झांक नहीं सकते, जाई नहीं झांका, हम झांक नहीं सकते हैं। झांकने से हमें बड़ा डर लगता है। उनको देखने से लगता है कि अगम, यानी उसका कोई गम्य नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है कि वो कितनी गहरी है। असूझ, और कुछ भी सूझता नहीं है। देखी डर खाए, उनको देखने मात्र से ही हम डर जाते हैं। इतनी गहरी खाइयाँ वहाँ खुदी हुई है। परे सो सपत पाता रही जाए, जो भी उन खाइयों में गलती से भी गिर गया तो वो तो 7वें आसमान तक पहुँच, क्षमा कीजिएगा, 7वें पाताल तक पहुँच जाएगा। यानी इतनी गहरी है कि मानो गिरते ही वो व्यक्ति पाताल लोक में ही नहीं, 7वें पाताल में पहुँच जाएगा। इतनी गहरी ये खाइयाँ हैं। नवपोरी बाकी, यानी 9 तरह की सीढ़ियाँ बनी है, 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो भी बाकी, टेढ़ी मेढ़ी, नवखंडा, और 9 मंजिला वह भवन, राज भवन बना हुआ है। नवों जो चढ़े जाई बरमंडा, और उन 9 सीढ़ियों और 9 खंडों को, 9 मंजिल को जो चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ से साक्षात वो तो ब्रह्मांड में पहुँच जाता है। इतना ऊंचा जो है वह भवन है। कंचन कोटि जरे नग सीसा, कंचन कोटि जरे नग सीसा, अर्थात सोने से उन कोटों का निर्माण किया गया है। जड़े, और वहाँ जड़े हुए हैं उन कोट पे। नग अर्थात रत्न पदार्थ, और शीशे जड़े हुए हैं। नखत ही भरी बीजू जनु दिशा, ऐसा लगता है कि मानो नक्षत्रों से भरा आकाश और नक्षत्रों से भरी हुई बिजली जब दिखाई देती है, चमकती हुई बिजली दिखाई देती, इतना सुंदर और इतना आकर्षक वो कोट दिखाई देता है, जिसमें रत्न पदार्थ और शीशे जड़े हुए हैं। लंका चाही ऊंच गढ़ता का, यह गढ़ तो लंका से भी ऊंचा है। कहते हैं कि संसार में सबसे ऊंचा गढ़, सबसे ऊंचा किला, सबसे ऊंचा महल लंका का था, लेकिन ये तो लंका से भी ऊंचा गढ़ है। निरखी न जाए दीठी तन था का, हम उसको निहार नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। देखते 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 जो है हमारा तन और मन थक जाता है, लेकिन फिर भी उनके पूरे दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। इतना भव्य, इतना विशाल यह गढ़ है। हिय न समय दिठी नहीं, न तो उसकी विशालता हमारे हृदय में समा सकती है, और न ही हमारी आँखों में समा सकती। इतनी भव्य, इतनी विशाल विशालता उसमें है, उस किले में। जानहू ठाड सुमेरु, मानो ऐसा लगता है कि ये कोई भवन, कोई किला, कोई राजमहल नहीं है, बल्कि यह तो सुमेरु पर्वत है। इतना विशाल ये किला दिखाई देता है।
कहाँ लगी कहाँ ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की मैं क्या बात करूं, वो इतना ऊंचा है कि इसकी ऊंचाई की क्या बात करें। कहाँ लगी बरनों फेर, और उसकी फेर घेरा, उसकी परिधि भी इतनी विशाल है कि जिसको हम क्या वर्णन करें, अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना ऊंचा भी है और उतना चौड़ा भी है, उतनी परिधि भी है इस गढ़ की। इस तरह से ये विशाल गढ़ एक इंद्र के स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा है। इस तरह से उस गढ़ की विशालता, उसकी भव्यता का यहाँ वर्णन कवि के द्वारा बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। इस तरह से हमारे तीनों पद संख्या 14 जिसमें वेश्या बाजार का वर्णन किया गया है, पद संख्या 15 जिसमें विविध प्रकार के फूल, सुगंध और अन्य प्रकार का जो बाजार है उसका वर्णन यहाँ देखने को आपको मिला है। और यहाँ पर हमने पद संख्या 16 में सिंहलगढ़ उस किले की भव्यता और विशालता का वर्णन देखा है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।